हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम असीम कुमार है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आज मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि यूज़फुल होगी बीबीए, बीकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए। आमतौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत मोटी होती हैं और उनके अंदर रेपिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सीरीज़ का मकसद है कि मैं उन कंसेप्ट्स को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हर वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा शॉर्ट नोट्स जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ टू मैनेज। तो अगर हम बात करें हाउ टू मैनेज फंड्स, तो इसका मतलब बन गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर फंड्स इन्वॉल्व ना हो। अगर हम ध्यान दें तो हर एक्टिविटी के अंदर फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट की, तो वहाँ पर फंड्स इन्वॉल्व हैं, खर्चा होगा। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, मशीनरी चाहिए, पैसा इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की, वहाँ पर हमें एम्प्लॉय करने हैं, वहाँ पे खर्चा इन्वॉल्व है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे वो चैरिटेबल है चाहे वो बिजनेस है, हमारे फंड्स इन्वॉल्व है। और जहाँ जहाँ पर फंड्स इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ पे हमें उनको मैनेज करना होगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको लिखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखनी होगी। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको ठीक लगे उसको आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में उस डेफिनेशन को हाईलाइट कर दीजिए और उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास डेफिनेशन है गुथमैन एंड डॉगल की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। एग्ज़ाम में इसको आप इलेबोरेट कर दीजिए कि कैसे हम करते हैं प्लानिंग, कैसे करते हैं हम फंड्स को रेस, कैसे करते हैं कंट्रोल, और किस तरीके से वो यूज़फुल होगा बिजनेस के लिए। आइए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटिवली एक नया सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत करीब 100 साल पहले ही हुई है। अगर हम बात करें साइंस की, मैथ्स की, तो ये सब्जेक्ट जो हैं कई सेंचुरीज से हैं, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। तो समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम बात करें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आज से करीब 250 साल पहले या उससे पहले कई सेंचुरीज तक या कई हज़ारों सालों तक बिजनेस एक छोटी सी एंटिटी होता था, जिसके अंदर एक ओनर और थोड़ी सी कैपिटल और थोड़े से वर्कर से काम चल जाता था। और जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या ट्रेड हो रहे हैं वो आसपास के इलाके के अंदर सेल कर दिए जाते थे। लेकिन पिछले 250 सालों के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज आया। पिछले 250 और 300 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इंसान को स्टीम पावर का पता चला, मशीन्स की इन्वेंशन हुई, शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जो कि 1750 1760 में शुरू हुआ था यूरोप में और अमेरिका में।
गुड्स फैक्ट्री के अंदर बनने शुरू हो गए। देखिए, पहला स्टीम इंजन जो है वो 1704 के अंदर बना था। उसके बाद पहली ट्रेन 1804 में बनी। नए नए कम्युनिकेशन के तरीके इन्वेंट हुए, जैसा पहला टेलीफोन डेवलप हुआ 1876 के अंदर। इसके अलावा पहला इलेक्ट्रिक बल्ब 1879 में इजाद हुआ, एडिसन साहब ने किया उसे। पहली कार डेवलप हुई 1885 के अंदर। पहला एरोप्लेन बना 1903 के अंदर। तो इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से, इन सब इन्वेंशंस की वजह से देयर वॉज फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हुआ, रोड्स बन गई, रेलवे ट्रैक्स बिछ गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कई तरीके से आने लगी, टेलीफोन की इजाद हुई, पोस्टेज की शुरुआत हुई। इन सब की वजह से मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होने लगा। अब गुड्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर बनने लग गए। जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी के अंदर बनने लग गए तो उन्हें बेचने के लिए सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री और फिर कई कंट्रीज के अंदर जाने लगा। एक साइज है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत बड़ा होने लग गया। पैसा अब बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो एक ओनर से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए न्यू फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप डेवलप हुई। जैसे पहले एक ही आदमी होता था ओनर, लेकिन अब कई ओनर शुरू हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। और फिर उससे भी बड़ी एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। साथ ही साथ नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप हुए, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। इन सब की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो बढ़ता ही चला गया, क्योंकि किसी भी बिजनेस का साइज जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो वहाँ पर एक अलग से एक ज़रूरत पड़ी एक फाइनेंस मैनेजर की, उसको संभालने के लिए। तो यहाँ पर हम दो अप्रोचेस डिस्कस कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच करीब 1945 और 1950 तक इसकी इम्पोर्टेंस थी, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच की शुरुआत हुई। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो मेन क्रक्स था वो था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। यानी कि जब भी किसी बिजनेस को एक नई फैक्ट्री खोलनी है या एक नया प्रोजेक्ट शुरुआत करनी है, तो वहाँ पर फंड्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पर उन्होंने फाइनेंस मैनेजर को बुलाकर इस चीज़ को कंडीशन को पूरा करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक फाइनेंस मैनेजर का काम सिर्फ फंड्स को प्रोक्योर करना था, इकट्ठा करना था। आप इसमें कह सकते हैं कि इट वॉज एपिसोडिक इन नेचर। हाँ भाई, जब कुछ नया काम हुआ, नया प्रोजेक्ट है, तो उसको बुला लिया, जैसे ही वो काम खत्म हो गया तो उसकी ज़रूरत फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1950 तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। तो ऐसे केस में हर बिजनेस जो है अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया कॉस्ट रिडक्शन पे। रिडक्शन हर एक्टिविटी में हो सकती है, तो यानी कि फंड्स हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। तो अब हमें चाहिए एक फाइनेंस मैनेजर जो हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सके और उसको फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर, जो कि 1950 के आसपास शुरुआत हुई जिसकी, जो आज तक फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर फाइनेंस मैनेजर का काम ना केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है, बल्कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी है। फ्रेंड्स, अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की नहीं होगी जहां पर फाइनेंस मैनेजर ना हो। फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है। तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर। देखिए, एक फाइनेंस मैनेजर बहुत तरह के डिसीजंस को लेता है, लेकिन अगर हम बात करें 3 मेजर डिसीजंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। किसी भी बिजनेस का पहला डिसीजन होता है कि हम एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें या हम एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करें। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से
और आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो वहाँ हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। तो यानी कि उसको फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें इन लॉन्ग टर्म एसेट्स की ज़रूरत है। इन लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करना ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, और इसके अंदर इन लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिगार्डिंग जो भी हम लेते हैं डिसीजन, उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहां पर जो हमारा पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो लॉक हो जाएगा, लेकिन हमें पैसा शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए भी चाहिए होता है, यानी करंट एसेट्स के लिए। जैसे स्टॉक, डेटर्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए हमें शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। मान लीजिए हमारा एक शोरूम है जहां हम टेलीविज़न सेल करते हैं, तो उस केस में अगर हमारे 10-12 टीवी रोज बिक जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 10-12 टेलीविज़न ही रखेंगे। हमारे पास ज़्यादा टेलीविज़न होने चाहिए, हमारे गोडाउन के अंदर कम से कम 50 या 60 टेलीविज़न होने चाहिए, ताकि डिमांड अगर ऊपर नीचे हो सके तो भी हम कस्टमर्स को अपने गुड्स सेल कर सकें। तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए, जबकि वो जो स्टॉक जो पैसा जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, वो अगले 3-4 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स के अंदर। सेकंड है डेटर्स। डेटर्स वो कस्टमर्स हैं हमारे जिनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि वो हमारे गुड्स लेके जा रहा है और उसको फाइनेंस भी हम कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वो हमें पैसा हमारा वापस कर देगा। इसके अलावा हमें जो फंड्स हमारे पास होने चाहिए शॉर्ट टर्म, डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए हम पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेजेस, सैलरीज, स्टेशनरी और दुनिया भर के खर्चे हैं, हमें वो पे करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स में और एक शॉर्ट टर्म एसेट्स में। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है उससे रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होगा उसे बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो हमें पैसा चाहिए उससे रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होता है उसे बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगला हमारा डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजंस, यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, वो पैसा कहाँ से आएगा। पैसा सिर्फ दो जगह से आ सकता है, इक्विटी और डेट। हमारे पास जो भी ऑप्शंस है पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक है इक्विटी, एक है डेट। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड्स, जबकि डेट का मतलब होता है बोरोड फंड्स, हमने उधार लिया है। डेट के एग्जांपल हैं डिबेंचर्स, बैंक लोन्स या लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि इक्विटी और डेट के अंदर क्या फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड्स, ओनर का पैसा। तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसका हकदार जो है वो इक्विटी है या ओनर्स हैं। तो किसी भी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट तो रिटेन किया जाएगा बिजनेस फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, और कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे बोलते हैं हम डिविडेंड्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को मिलेगा डिविडेंड्स, जिसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। जबकि हम डेट की बात करें, हम लोन की बात करें, तो वहां पर हमें कंपनी को पे करना होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट। हर साल एक इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना होगा बोरोवर्स को, जिनसे हमने फंड्स लिए हुए हैं उनको पे करना पड़ेगा। दूसरा फर्क यह है कि एक डेट की मैच्योरिटी होगी। अगर हमने बैंक से लोन लिया या किसी फ्रेंड से लोन लिया तो उसकी एक मैच्योरिटी होगी। वो लोन 6 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसकी एक मैच्योरिटी होगी। उस मैच्योरिटी पीरियड के दौरान मान लीजिए 10 साल है तो 10 साल तक हमें उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, फिक्स्ड अमाउंट, और 10 साल के बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस कर देंगे, रीपे कर देंगे, काम खत्म। जबकि इक्विटी के अंदर देयर इज नो मैच्योरिटी, कोई मैच्योरिटी नहीं होती। इसका आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी साहब,
जिन्होंने शुरू की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, या हम बात करें टाटा, बिरला, कोका कोला, मर्सिडीज़ बेंज, फोर्ड, ये जो कंपनीज़ हैं ये बहुत पुरानी हैं, कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और ज़्यादातर के जो ओनर्स हैं वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन जो ये कंपनीज़ हैं ये अभी तक रन कर रही हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इक्विटी के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं होती जब तक कि बिजनेस बंद ना हो जाए। अब मेन क्रक्स क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन का, कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रपोर्शन इक्विटी का और कितना प्रपोर्शन डेट का होना चाहिए। क्या इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, डेट कम होना चाहिए, या डेट ज़्यादा होना चाहिए, या इक्विटी कम होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इक्विटी और डेट के, जिन्हें बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या कॉम्बिनेशन हो डेट और इक्विटी का, यही मेन क्रक्स है फाइनेंसिंग डिसीजंस का। अब चलते हैं थर्ड डिसीजन की तरफ, जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। हर साल के एंड में कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, तो अब कितना प्रॉफिट कंपनी को रिटेन करना है ग्रोथ के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और कितना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनर्स को एज डिविडेंड्स, ये जो डिसीजन है इन्हें बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजंस। यानी कितना प्रॉफिट हम रिटेन करें और कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज डिविडेंड्स। ये जो डिसीजंस हैं कई सिचुएशंस के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे 3 तरह के डिसीजंस। यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस होता है वो इन्हीं 3 मेजर डिसीजंस के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो सिलेबस है एफएम का वो इन्हीं 3 मेजर डिसीजंस के आसपास घूमता है, और इन्हीं को डिटेल में स्टडी किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।